सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत जन सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय आज हम इस कार्यक्रम के अंदर लेकर आए हैं। ये दौर त्योहारों का है। दशहरा बीत चुका है, शरद पूर्णिमा मना चुके, नवरात्रि गुजर चुकी, दिवाली आने वाली है और उसके बाद भी लगातार सिलसिला है। भारत के जनमानस के अंदर ये दौर सबसे ज्यादा उल्लास और उत्साह का होता है, लेकिन इस उल्लास, इस उत्साह को ग्रहण लगा हुआ है और वही हमारा विषय है। महंगाई का जाल, जीना मुहाल। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस समय महंगाई की मार से अछूता हो। हर तरफ दाम आसमान को छू रहे हैं। बात केवल पेट्रोल डीजल के संदर्भ में नहीं है। घर में लगने वाला छौंक जिस सब्जी में है, उन सब्जियों के दाम भी अगर सुनते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। जितनी सब्जी से महीने भर का भुगतान करके हम लेकर आया करते थे, वो अब हफ्ते भी चलने के लिए तैयार नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था कि 150 रुपए किलो धनिया होगा, 100 रुपए किलो पालक होगी। ये दाम है सब्जियों के। लोग सवाल कर रहे हैं। दवाइयों के स्तर पर बात करें, 40, 50, 70% तक दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जिस रंग रोगन के माध्यम से लोग ये जाहिर करते थे अड़ोस पड़ोस को कि त्योहार आ गया है, घर लिपे पुते दिखाई देते हैं, उस पेंट की सामग्री के दाम भी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2 गुने होने की स्थिति में है। भाड़े की बात करें, जितना भी कह दिया यह कम है। जैसे कैलेंडर की तारीख बदलती है, उसके अनुसार भाड़ा भी बदल जाता है। तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं जिसके अंतर्गत महंगाई की मार से आम नागरिक करा नहीं रहा है। लेकिन सरकार है कि उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ नेता तो ज्ञान भी यहां तक देते हैं कि महंगाई केवल एक मानसिकता है, इस मानसिकता से उभरने की जरूरत है। जीवन का यह दृष्टांत भाषण में कुछ वजनदारी जरूर दे सकता है, लेकिन आम आदमी को जीने में राहत नहीं दे पाता है। हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हर तरह से महंगाई की इस मार के बीच में रास्ता क्या है, जनता इससे उभरे कैसे, सरकार को इस समय किन कदमों को उठाने की जरूरत है। क्या कुछ सम्मान निधि देने मात्र से इस महंगाई से निजात मिल जाएगी? अगर हां, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। तो समझने की कोशिश करेंगे। कई विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है, लेकिन सारगर्भित है और इस विषय की गंभीरता को अपने आप में प्रतिबिंबित करता है। हमारा विचार सूत्र ये कह रहा है कि रत्नी ही चोरा खादंती, दिवा खादंती तुंडिया। अर्थात रात में चोर लूटते हैं और दिन में कर वसूल करने वाले। जातक कथाओं के अंतर्गत ये विचार सूत्र हमें मिला। कर की वसूली के तहत सरकार जिस तरीके से नित नए नियम, कायदे, कानून बना रही है और उसकी दरों का निर्धारण कर रही है, उसने आम आदमी के लिए वाकई जीवन में दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में राहत की उम्मीद कैसे ढूंढें, इस सवाल के साथ हम अपने पैनलिस्ट के साथ में रूबरू होते हैं। हमारे साथ आज सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार चेहरा है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सारथी आचार्य जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, व्यापार जगत की समस्या को हमारे साथ साझी करेंगे। और साथ ही कुलतरण सिंह अडवाल जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सारथी आचार्य जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक देश में ऐसा क्या बदल गया है जिसके चलते हर क्षेत्र में दाम इस कदर बढ़ चुके हैं। खाने का तेल से लेकर जरूरी दवाइयों तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे दाम बढ़े नहीं है। और अचरज यह है कि लोगों की कमाई बढ़ी नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य जी आप इस दौर के संदर्भ में? नमस्कार जी मैं एक इस चीज से शुरू करूंगा जी कि पहले अर्थव्यवस्था जो थी उसके ऊपर सरकार का काफी कंट्रोल था। जी ओवर टाइम 15-20 साल से और लास्ट 10 साल 12 साल से ऐसा हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल एक मार्केट लेड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जो कि मार्केट डिटरमाइन करता है कि प्राइस आपकी क्या होगी और क्या नहीं होगी। और जब मार्केट उथल पुथल करता है तो सरकार के हाथ में कुछ होता नहीं है। इन्होंने अपने खुद ही सारे कंट्रोल्स छोड़ छाड़ दिए हैं। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है या इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ एकदम चीजें बढ़ती हैं। और क्यों हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ती हैं और बाहर इसलिए नहीं बढ़ती हैं, ये जी उसका एक फंडामेंटल रीजन ये है कि हमने ज्यादातर अपना जो
प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वो बाहर की कंट्रीज को दे रखा है, मतलब जिस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। और हम कहते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल में बड़े भारी जायंट्स हैं, रियलिटी ये है कि 68% उनके इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। जी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यदि आप देखते हैं तो सारी की सारी डिपेंडेंस हमारी चीन के ऊपर है। तो यदि ट्रांसपोर्ट बढ़ता है या चीनी चीजें घटती हैं या चीन से व्यापार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होता ही होता है। तो ये कहना कि तेल की वजह से इन्फ्लेशन है, ये सच है, बट तेल से ज्यादा नहीं कहूंगा, तेल इन एडिशन टू ऑयल जी इन्फ्लेशन हमारा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है उसका लिंक चीन के साथ है या किसी और कंट्री के साथ है। यदि आप कहते हैं कि हमारी जो मोटर कार्स है या ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज बड़ी भारी बढ़ी हुई हैं, रियलिटी ये है कि आपकी जो जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं सबके इंजन फिएट से आते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कार्स के, ये आपके कार्स ही नहीं, बाकी इलेक्ट्रिकल फैंस वगैरह हैं, इन सब के प्रोडक्ट जो है वो चीन से आते हैं। तो यदि वहां प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ कम होता है, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन जी के साथ 1:4 है कि यदि हम एक एक्सपोर्ट करते हैं तो 4 इंपोर्ट करते हैं वहां से। जी तो इसकी वजह से भी क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, बिकॉज हमारे यहाँ हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इस प्रकार की हैं। और ये इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले इन्फ्लेशन नहीं होता था। 90 के दशक में या 20 साल 25 साल पहले से भारत में 10 12 15% भी इन्फ्लेशन रहा है। लेकिन अब जो है 5-6% गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इन्फ्लेशन। जी रियलिटी इसकी 5-6% भी जो है वो भारी पड़ रहा है लोगों पे। वो भारी पड़ रहा है। है- आचार्य साहब, मैं बीच में एक सवाल आपसे और समझना चाहता हूं। सब कुछ बढ़ रहा है दाम की शक्ल में, और इसके साथ साथ शेयर बाजार भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहा है। देश का आम नागरिक परेशान है। देश के आम नागरिक की जेब से पैसा साफ हो चुका है, निकल नहीं रहा है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से। पर शेयर बाजार आने वाले समय को जिस कदर खुशहाल, जिस तरीके का संभावनाशील बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है गलती पर हम है या शेयर बाजार है। नहीं, इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैं जिस चीज से मैंने शुरू किया था कि हमने पूरी एक मार्केट इकोनॉमी की तरह भारत को एक एक करवट दी है। अब जी मार्केट इकोनॉमी ऐसा तो नहीं है कि पूरा भारत एक ही मार्केट है। जी भारत जो है, मतलब जैसे कहा जाता है टेक्निकली, एक तो इंडिया एक भारत है। तो एक तो अपर लेयर जो है, ऊंची वाली लेयर, उसमें आपके शेयर बाजार वाले और सब, मतलब जिनकी इनकम्स बढ़ी हैं और शेयर बाजार में जिन्होंने पैसा लगाया है वो मार्केट बढ़ा है। लेकिन जो ऑर्डिनरी आदमी है, कॉमन मैन, जी वर्किंग क्लास मैन, जी उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। जी और उनको 5-6% का भी भारी पड़ रहा है क्योंकि कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है। उनकी तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, जी इनकम्स बढ़ी नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्योंकि पहले जो बहुत सारी चीजें घर में बनती थी अब वो सब मार्केट इकोनॉमी में आ गई हैं। तो जी मसाले भी बाहर से आते हैं, तेल भी बाहर से आता है, घी भी बाहर से, सब कुछ बाहर से आता है। सब कुछ बाहर से आता है तो सब भारी पड़ता है। और आज ही मैंने कैलकुलेट किया था, इन्फ्लेशन जो खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की चीजें हैं, इसमें 20% के करीब इन्फ्लेशन बढ़ा है जी लास्ट ईयर से। तो वर्किंग क्लास जो है उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत भारी चीज कामकाजी पड़ी वर्ग है। के तो लिए वाकई कठिन दौर है, ऐसा जाने माने अर्थशास्त्री सारथी आचार्य जी हमारे से आप साझा कर रहे हैं। मेरे साथ सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो इस देश के अधिकांश राज्यों में सत्तारूढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्पष्ट बहुमत की देश में सरकार है। आपके रहते हुए आम आदमी इतना परेशान, हैरान है। सुमेर जी, सरकार के नियंत्रण में कुछ भी क्यों नहीं रह पा रहा है? ये सवाल सबके जहन में है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने है। कुछ कहना चाहेंगे? जी हिमांशु जी, जी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हिमांशु जी, अभी आचार्य जी ने पूरे विषय को बहुत अच्छे से समीक्षात्मक रूप से रखा। जी और देश में महंगाई के विषय को आपने रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी कोरोना काल में पूरे समय बहुत अच्छा कार्य किया है।
और आपने देखा होगा कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जी जो इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी के इस दौर में अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए। जी ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। जी जहां जहां देश, दूसरे देश, जापान की बात करूं, अमेरिका की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पर कंपनियां बंद हो गई है, नौकरी धंधे चौपट हो गए हैं। वहां पर अन्य जो अर्थव्यवस्था के बाजार है वो चौपट हो गए हैं। ऐसे में, हिमांशु जी आवाज आ रही मेरी? आ रही है सुमित जी? जी, ऐसे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी मजबूती के साथ आज भी टिकी हुई है। भारत में कृषि आधारित देश होने की वजह से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूती के साथ अभी तक काम कर रही है। सोलंकी साहब, ये हम मैं सब विनम्रता पूर्वक आपको बीच में रोकता हूं और अपने सवाल पर वापस लौटाने की आपसे कोशिश करता हूं। देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है ये चर्चा का विषय नहीं है। जिस देश की अर्थव्यवस्था इस कदर मजबूत है उस देश का आम नागरिक महंगाई के बोझ तले करा रहा है, ये हमारा विषय है। आप जनप्रतिनिधि हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे सवाल इस बात का है कि ऐसी लोक कल्याणकारी, ऐसी दूरदर्शी, ऐसी जनहितैषी सरकार के होते हुए भी दाम हर क्षेत्र के बेशुमार बढ़ गए हैं। क्यों आम आदमी के हिस्से में ये बोझ आ रहा है, ये तकलीफ आ रही है, ये दर्द आ रहा है? ये आपसे सवाल है। आय के संदर्भ में इसलिए कि सरकार खुद अपना महंगाई भत्ता बढ़ाने से परहेज कर रही है। केंद्र ने बमुश्किल अभी बढ़ाया है, लेकिन आधे से ज्यादा राज्यों में पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते को बढ़ाया नहीं गया और महंगाई है जो बेशुमार तरीके से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आपसे सवाल है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक मजबूत सरकार, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद भी आखिर जनता के हिस्से में ये तकलीफ, ये दुख क्यों आ रहा है? देखिए माननीय हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोक कल्याण के कार्य कर रही है। इस कोरोना काल में भी लोक कल्याण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जी, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिए है, उज्ज्वला योजना की गैस के चूल्हे दिए हैं, साथ में 80 करोड़ भारतीय जनता को निःशुल्क राशन का वितरण किया है। जी, पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में देश में बनाए जा रहे हैं। हमने 100 करोड़ टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको बहुत समय पहले प्राप्त कर लिया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ टीकाकरण अभी तक कर दिए हैं। आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है सुमित जी, आपने जितनी उपलब्धियां बताई और उसी से मैं उत्तर खोज पा रहा हूं। आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया लगातार। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जो ये 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन आपने उपलब्ध कराया था, इस देश की आबादी तकरीबन 138 करोड़ है, तो बचे हुए जो 68 करोड़ लोग हैं उनके हिस्से में ये बोझ आ गया है कि वो उन 80 करोड़ लोगों को जो राशन उपलब्ध कराया उसका बोझ उन्हें वहन करना है। इसलिए ये तकलीफ हम लोगों के हिस्से में आई है कि चूंकि उन लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया था, उसकी कीमत किसी को चुकानी थी, तो जो बची हुई आबादी है उसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस देश का निष्ठावान नागरिक होने के नाते इस बोझ को वहन करना है। इसलिए बढ़ी हुई कीमतें उसका कंपनसेशन है। नहीं हिमांशु जी, ऐसा नहीं है जी, आप ये बताइए, मध्यम वर्ग के हमारे जो शासकीय सेवक है या अन्य कर्मचारी है, उनको भी केंद्र सरकार ने महंगाई राहत देते हुए 8% डीए देने की घोषणा भी करी है। जी, और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें, जिन जिन राज्यों में सरकारें, उन सरकारों ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया है। जी, लेकिन छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। इस प्रकार की जो बातें हैं उन्हीं राज्यों से आ रही है। जी, उन्हीं राज्यों में ये बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यहाँ पे महंगाई भत्ते के संदर्भ में घोषणा की जा चुकी है। समीर जी, आपकी जानकारी के लिए ही, लेकिन मैं आपके पास वापस लौटूंगा, उससे पहले संजय गुप्ता साहब के पास चलता हूं, जो व्यापार जगत के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है और उनसे समझना चाहते हैं क्या कुछ कारण ऐसा है जिसके तहत हर क्षेत्र में दाम बढ़ रहे हैं।
क्या व्यापारियों को मौका मिला है इसलिए मुनाफा काट रहे हैं और आम जनता के हिस्से में ये तकलीफ दे रहे हैं, या सरकार की नीतियों में ऐसा कुछ है जिसके चलते ये दाम बढ़ाने के लिए व्यापारी मजबूर हैं? कुल मिला के दाम तो दो की ही लिप्सा, दो का ही लालच या दो की नीति का ही परिणाम हो सकता है, या तो व्यापारी की या सरकार की। कौन है जिम्मेदार जिसके तहत दाम बढ़ते हैं पर इस कदर बढ़ते हैं? संजय जी, आपसे थोड़ा नजरिया साझा हो हमारे साथ। समय एक तो सबसे प्रमुख कारण यह है जी कि डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं जी, जिसकी वजह से हर चीज का लागत मूल्य बढ़ा है। लागत मूल्य बढ़ जाने के कारण हर चीज में कहीं ना कहीं महंगाई का प्रभाव देखने को मिला है जी। साथ ही साथ जो सब्जियों में महंगाई है, फल में महंगाई है, उसका कुछ वजह बरसात भी है, बारिश की वजह से भी इसकी आवक में दिक्कत आ रही है, उतनी मात्रा में ये नहीं आ रहा। तीसरा एक प्रमुख विषय यह है कि चाइना के साथ इधर कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से व्यापार में अवरोध उत्पन्न हुआ है। काफी चीजें हमारी चाइना से आती थी जो अब चाइना से नहीं आ रही हैं। जैसे कि अगर 4 व्हीलर की बात करें तो उसमें एक चिप लगती है, वो चिप चाइना से आती थी या इजराइल से आती है तो चाइना से वो चिप नहीं आए तो इस वजह से शॉर्टेज भी हो गई है। दूसरा, कोविड के टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन बन रहा है, हमारा प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं सभी चीजों का प्रभावित हुआ है। प्रोडक्शन प्रभावित होने की वजह से सभी चीजों की उतनी मात्रा में उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से चीजें और डिमांड और सप्लाई में एक गैप आया है, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। साथ ही साथ जो हम लोग देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में अच्छा उछाल है, वो मुझको लगता है कि छद्म रूप से है, वो बहुत स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। लेकिन सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों पर सरकार का ज्यादा भरोसा है, सरकार विदेशी कंपनियों पर ज्यादा विश्वास कर रही है, ये भी एक वजह है महंगाई बढ़ने की, और जो भविष्य में हमको और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि धीमे धीमे भारत का परंपरागत व्यापार विदेशी कंपनियों के हाथ में जा रहा है। जी, तो इतनी सारी परेशानियों को संजय गुप्ता जी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, पर आपसे जानना ही चाहता हूं कि सरकार क्या कुछ ऐसा करे। हमने परेशानी तो बता दी, पर बतौर व्यापारी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या सरकार कुछ ऐसा कर सकती है इस समय जिसके चलते इस महंगाई से आम जनता को राहत मिल सके, देश कुछ राहत महसूस कर सके? सबसे पहले सरकार को डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। उसमें जब जीएसटी में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें कीमतों में कमी आएगी। प्रमुख कारण जो है वो ये है कि सभी चीजों का लागत मूल्य बढ़ रहा है, तो सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए। इस बार हम लोग ऐसा मान भी रहे थे और केरल हाईकोर्ट ने इसके संदर्भ में कहा भी था, तो हम लोग ये मान रहे थे कि जीएसटी के दायरे में अपनी डीजल और पेट्रोल को लाया जाएगा, जो नहीं लाया गया। सरकार को ये करना चाहिए। दूसरा, सरकार को भारत के उद्योगपतियों और भारत के व्यापारियों पर भरोसा करना चाहिए। अधिक से अधिक सुविधाएं भारत के उद्योगपतियों को, भारत के व्यापारियों को देना चाहिए। साथ ही साथ किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान को केवल 6,000 रुपए अनाज देने से काम चलने वाला नहीं है, इसके भविष्य में दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि किसानों को और ज्यादा सुदृढ़ करे, आत्मनिर्भर बनाए, उनको सहयोग करे, लेकिन फ्री में बांटने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। फ्री में बांटने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, संजय गुप्ता जी का कहना है। पेट्रोल डीजल के संदर्भ में सरकार वैट के अंतर्गत उसे लेकर आए, उससे मुनाफाखोरी के सिलसिले को बंद होना चाहिए। मेरे साथ में कुलतरण सिंह अडवाल जी हैं, पहले भी मेरे साथ जुड़े थे, उनसे समझना चाहता हूं। अडवाल जी, लगातार इस नतीजे पर सब लोग पहुंचते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम सारी परेशानी की जड़ है, पर सरकार है कि हर दिन अपना राजस्व पेट्रोल डीजल में देख रही है। थोड़ा आप साझा करेंगे, आपका व्यापार, आपका धंधा, आपका काम अब किस मुकाम पर पहुंच गया है? पहले तो सभी का नमस्कार जी। तो जैसे कि पहले भी चर्चा में हमने बताया कि हमारा जो धंधा तो सिर्फ डीजल के ऊपर डिपेंड करता है जी, क्योंकि 70% हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो डीजल है जी, और डीजल बढ़ता है तो हमारी धड़कन भी बढ़ती है। जैसे जैसे डीजल बढ़ रहा है हम और कमजोर होते जा रहे हैं जी, और हमें गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है जी, और इसका बोझ आम जनता पे भी पड़ रहा है महंगाई का। जी, सरकार ने जो नीति बनाई है डीजल के प्रति, जी, इतनी गलत नीति है जिससे कि आम लोगों की हमें टूट जाएगी, ट्रांसपोर्टर की तो टूटेगी। जी। 85% हमारे लोग छोटे ऑपरेटर हैं, छोटे जो जिनकी 1 से या 5 गाड़ियां हैं। जी। आज 30% गाड़ियां उनकी खड़ी हो चुकी हैं, वो नहीं चला पा रहे, किस्तें नहीं दे पा रहे, डीजल नहीं भरवा पा रहे।
डीजल महंगा होने के साथ साथ सिर्फ टायर पे नहीं, सभी रॉ मटेरियल से इसका असर हुआ है। सब चीजों की महंगाई बढ़ी है जी। और जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे या नीचे के लोग हैं, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। और सरकार की ये पॉलिसी इतनी गलत है कि देश के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही। 2014 के अंदर सरकार 76,000 करोड़ की कलेक्शन करती थी डीजल पेट्रोल के टैक्स से, जी। जो कर वसूलती थी। आज सरकार 4,60,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रही है टैक्स के माफिक। जी। फिर भी सरकार का पेट क्यों नहीं भर रहा? पहले भी सरकारें चलती थी 2014 में 76,000 की कलेक्शन करके, जी। अब 4,60,000 की कलेक्शन हो रही है। फिर भी सरकार को क्या तकलीफ है? किस तरफ सरकार जा रही है? किस तरफ इतने टैक्सेस जो बढ़ाए हुए हैं? जी। लगभग पहले हमारी जो रोड का सेस होता था 2 रुपए होता था लीटर के पीछे, जी। वो सरकार ने बढ़ा के 10 रुपए कर दिया है। उसका मतलब टोल टैक्स भी दे रही है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, नेशनल प्रमोटी फीस भी दे रहे हैं। उसके बाद जो इस वक्त कर दी सरकार ने, जी। उसके बाद जो स्टेट का वैट है पहले 11-12 होता था 19 कर दिया। तो हर तरफ सरकार ये समझती है कि डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो उससे जो रेवेन्यू जी। मैं कुलकर्णी जी आपके पास मैं वापस आऊंगा। आप सफर में हैं तो इसलिए आपका आवाज अभी नेटवर्क के कारण से डिस्टर्ब हो गई है। मुझे सारथी आचार्य जी के पास जाना है, लेकिन उनके पास जाने से पहले जरूरी हो जाता है कि हम सुमेर सिंह सोलंकी जी से एक बार बात करें पेट्रोल डीजल को लेकर। न केवल इस कार्यक्रम में बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर अचरज है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज परिवर्तन का फैसला यह बताते हुए किया गया था कि अगर डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के घटेंगे तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा, हम ये फायदा आपको देना चाहते हैं। जब दाम घटे तो सरकार ने पूरा सुनिश्चित किया कि इतना टैक्स बढ़ा दो कि भूले से भी आम आदमी को इसका लाभ ना मिल जाए, सस्ते तेल की आदत ना पड़ जाए। अब क्रूड के दाम थोड़े से क्या बढ़े हैं, सरकार अपने जेब से 1 रुपया भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ी जी जानने में दिलचस्पी है, क्या ये सत्य, क्या ये हकीकत आप लोगों के जहन में नहीं है कि डीजल और पेट्रोल का दाम किसी सेठ, किसी पूंजीपति की तिजोरी को नहीं बल्कि इस देश के आम आदमी की जेब को सीधे प्रभावित करता है? देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार आम जनता की कल्याण को लेकर, मैं पहले भी बोला हूं कि लगातार चिंतित है जी। और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में काम कर रही है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो भारत में ही बढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, और दूसरे देशों में कम, ऐसा नहीं है। ईरान और इराक के साथ में दूसरी दुनिया के लोग तेल को लेकर सारी दुनिया परेशान है, ये आपको भी पता है और यहाँ बैठे हुए माननीय आचार्य जी को भी पता है और सभी को पता है जी। ऐसा है होता कि हिंदुस्तान में ही इसके मारे हम परेशान हैं बढ़ते हुए दामों की वजह से, तो मैं मानता हूं। लेकिन मैं सुमेर जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं और एक रोचक तथ्य आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, भूटान की भी बात नहीं कर रहा, अमेरिका की भी बात नहीं कर रहा, फ्रांस की भी नहीं कर रहा और यहां तक पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा। मैं इस हिंदुस्तान की ही बात करता हूं। हिंदुस्तान में झारखंड में इस समय 101 रुपये 60 पैसे का डीजल मिल रहा है। महाराष्ट्र में 103, 105 रुपये का मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 96 रुपये का मिल रहा है। राजस्थान में बीकानेर में तो 119 रुपये तक भी पहुंच गया है। और इसी हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश में 80 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर की दर पर डीजल मिल रहा है। क्या सुमेर जी, सरकारों की टैक्स वसूलने की चाहत, टैक्स वसूलने की भूख आम आदमी को भारी नहीं पड़ रही? ये आपसे सवाल है। या केंद्र की, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की या अन्य किसी दल की, आपने जो ये सस्ता रास्ता खोजा है, सीधा रास्ता खोजा है अपने तिजोरी को भरने का कि पेट्रोल डीजल पे बेतहाशा टैक्स लगाओ और पैसे पाओ, इसकी कीमत
देश का हर वर्ग नहीं चुका रहा है। जी सुमेर जी। कुछ आपने जो बात कही है उसमें मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ जगह ट्रांसपोर्टिंग की वजह से और कुछ जगह टैक्स की वजह से जी दामों में अंतर जरूर है। जी भविष्य में सरकार इस पर चिंता भी कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और झारखंड की सरकारों ने जी जीएसटी काउंसिल में सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी तो ये चाहते हैं कि पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की एक रेट हो। जी राज्य इसके लिए सहमति जताएंगे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य अगर सहमति जताएंगे जी तो निश्चित रूप से जो तेल के दाम है जी वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। ट्रांसपोर्टिंग को लेकर हो सकता है कि लेह लद्दाख की स्थिति आपने देखी है जी कि कितनी दूर है और कैसे ले जाना है वहां डीजल और पेट्रोल, जी उसकी वजह से कुछ दामों में अंतर हो सकता है। जी आपने भी जो उल्लेख किया है कि वहां पर 80 रुपए है, जी तो वो वहां की परिस्थितियां और वहां की सरकार की जो स्थिति है वो इस तरीके का किया होगा। सोमेश जी को महसूस तो हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो बोल भी रहे हैं सरकार आने वाले समय के लिए चिंतित है, कुछ करेगी भी, लेकिन जब तक करेगी तब तक देर तो नहीं हो जाएगी। ये सवाल सारथी आचार्य जी आपसे है। इस देश में हम चिंता कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आचार्य साहब कि आम आदमी बहुत परेशानी में, तकलीफ में है, दुख में है, कष्ट में है, हर क्षेत्र में दाम बढ़ रहे हैं। पर एक विरोधाभासी बात भी आपसे साझा करता हूं। लोग परेशान हैं, इस बात के लिए हैं कि शोरूम पे जा रहे हैं और गाड़ी मिल नहीं रही है, वेटिंग है। कार खरीदना चाहता हूं पर वो 4 हफ्ते बाद मिलेगी, 6 हफ्ते बाद मिलेगी, 8 हफ्ते बाद भी मिलेगी। क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद एक बार फिर हम वर्ग विभेद की स्थिति में बढ़ रहे हैं? जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा हो रहा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास से पैसा जो कुछ भी है वो खत्म हो रहा है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। आने वाले समय में इस खतरे को महसूस कर रहे हैं आचार्य जी, या मेरी आशंका निराधार महसूस करते हैं? नहीं, आपके निराधार बिल्कुल नहीं है। ये आई थिंक पिछले वाले आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, और हम लोगों ने काफी एक्चुअली कंप्यूट किया है। भारत में इन द लास्ट 15-20 साल एक इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं वो बढ़ रही है, और इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो आपके ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री सबको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, और परचेजिंग पावर कम होती है तो चीजें कम बनती हैं, और चीजें कम बनती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। आज आपकी ये स्थिति जो आपने बताई कि आपकी गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, स्कूटर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्योंकि हम इस कदर चीन और बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हो गए हैं मार्केट इकोनॉमी की वजह से। और इसमें मैं मोदी जी को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ये बहुत हमारे 1993-94 के जो मार्केट इकोनॉमी का एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था, उसका ये फल है। पहले बहुत कम था क्योंकि मिलीजुली सरकारें थी तो धीरे धीरे चल रही थी। अब जो है वो एक दबंग सरकार बनी है तो इन्होंने बिल्कुल मार्केट खोल दिया है। और मैं संजय जी से बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हमने मल्टीनेशनल कंपनीज, चाइना, जापान वगैरह पे सब कुछ छोड़ दी है। यहां तक कि हमारे यहाँ जबकि 36% सेविंग्स रेट होती थी, आज हमें कोई निवेश कर रहा है तो कहते हैं भाई मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा ले लो। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा, और इसको जब तक कम नहीं होगा हम बिल्कुल एक टारगेट की तरह बने रहेंगे। और इस टारगेट की वजह से एक और प्रॉब्लम भी है कि हम लोग कर्ज बहुत ले रहे हैं, और कर्ज की वजह से उसकी कंडीशनैलिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं कि आपकी फिस्कल डेफिसिट इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? लोगों से ही आएगा। और बहुत आसान है क्योंकि हमारे यहाँ अर्थशास्त्री आजकल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ले रहे हैं, जिनके लिए बहुत आसान है कि जी पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दो, बस कोई जो है वो इससे 100% आपको रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे, बाकी चीजों पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो बहुत बहुत ये सिंपल सी चीज है कि यदि गवर्नमेंट को पैसा और चाहिए तो बाकी चीजों पे भी टैक्स लग सकता है। वो नहीं लगा रहे हैं, उल्टी पेट्रोल डीजल पे ही लगा रहे हैं क्योंकि बड़े आराम से पैसा मिल जाता है वहां से। और एक ये कुछ अपने कंट्रोल्स इन्होंने मल्टीनेशनल्स को, जैसे मैंने कहा था, दे रखे हैं। तो इतना ज्यादा खुलना इकोनॉमी का ठीक नहीं है। हमें अपनी साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा के इंडस्ट्रीज बढ़ानी है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो लोग हैं, इनको एक स्ट्रेंथन करना है, इनकी कैपेसिटीज बढ़ानी है, सो दैट एक
भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीयों के हाथ में होए, न भारत कि की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल। भारतीयों के हाथ में हो, इसकी जरूरत तो सारथी आचार्य जी महसूस कर रहे हैं। मैं एक बात और समझना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, आपके पास रुक कर रहा हूं। दाम बढ़ रहे हैं, क्या उसके साथ साथ लोगों का वेतन बढ़ रहा है? जो लोग आपके पास काम करते हैं, जो आपके बूते अपना जीवन चलाते हैं, उनके वेतन में क्या बदलाव आया 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर? जितने दाम बढ़े उसके मुकाबले आमदनी बढ़ गई है, बर्दाश्त कर पाएंगे, या कुछ अलग है आपके पास अनुभव? नहीं नहीं, देखिए, अगर वेतन की आप बात करेंगे तो सभी जगह वेतन घटे हैं। हम लोगों ने भी और दूसरी सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह को कम किया है या उतने पे ही रखा है, बढ़ाया नहीं है। महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की तनख्वाहें इधर नहीं बढ़ी है। कोविड की वजह से भी नहीं बढ़ी है, क्योंकि व्यापारियों की और उद्योगपतियों की खुद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा पाए, ये संभव भी नहीं है। व्यापारी वर्ग अपने खर्चों को और कम कर रहा है, तो किसी की तनख्वाह बढ़ी नहीं है, बल्कि मैक्सिमम जगह यह हुआ कि 25% 30% काट के सैलरी दी जा रही, जो अभी तक की चल रही है। तो लोगों की तनख्वाहें घटी हैं, लोगों की आमदनी घटी है, व्यापारियों की आमदनी भी घटी है। हाँ, सरकार की आमदनी बढ़ी है, सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की मुख्य वजह विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जिनकी वजह से उनका राजस्व बढ़ा है। लेकिन व्यापारियों की स्थिति में सुधार नहीं है। व्यापारी परेशान है और व्यापारियों को जो कर्मचारी काम करते हैं वो भी परेशान है। पर आप तो बड़ी रोचक बात बता रहे हैं संजय गुप्ता जी। सारी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, सारी वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी होते हैं। आप बोल रहे हैं कि व्यापारियों का मुनाफा नहीं बढ़ा है, व्यापारियों की आमदनी नहीं बढ़ी है। हम लोगों के वेतन बढ़ाने की उम्मीद आपसे कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमारी तो स्वयं ही हालत बहुत खराब है। तो ये जो दाम बढ़े हैं, ये दाम का फायदा जा किसके पास रहा है? कौन है जो ये मुनाफा कूट रहा है? देखिए, इसको बहुत व्यापक रूप से समझना पड़ेगा कि ये जा किधर रहा है। क्या ये मुनाफे के रूप में जा रहा है, क्या ये पूंजी के रूप में जा रहा है, या ये सरकार के राजस्व में जा रहा है? इसको हमको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन कुछ चीजों में सरकार ने नियंत्रण भी किया, इसमें भी कहीं कोई दोराय नहीं। एक तरफ यदि हम किसी का बुराई करते हैं तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। दालों की कीमत में गिरावट आई है, पिछले 20-25 दिनों में दालों की कीमत लगातार स्थिर रही है या गिरी है, वो नहीं बढ़ी है। लेकिन खाद्य तेल के दाम बढ़े हैं, दूसरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। बढ़ने के मैंने बताया मुख्य रूप से जो सरकार की नीतियां हैं वो ज्यादा उनका दोष है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों पर या टोटल अंबानी अडानी पर ही निर्भर है। बड़ी कंपनी पर या विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। कुछ चीजों में नियंत्रण आया है, लेकिन बाकी चीजों के संदर्भ में तो हालात खराब ही है। लेकिन मैंने जो सवाल किया था कि मुनाफा कूट कौन रहा है, तो संजय गुप्ता जी ने अपना निष्कर्ष साझा किया, लेकिन सारथी आचार्य जी के पास में इसका जवाब है। जाना मुझे कुलतरण सिंह जी के पास है, लेकिन मैं आचार्य जी का आक्षेप सुनता हूं, क्योंकि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जा कहां रहा है पैसा, आचार्य जी? देखिए, कहां जा रहा है पैसा, संजय जी ने बहुत एक ये संक्षिप्त रूप में कहा है कि विदेश में जा रहा है पैसा। लेट अस बी वेरी क्लियर, क्योंकि यदि आप फिगर्स देखेंगे भारत से कितना फॉरेन एक्सचेंज लीक आउट हो रहा है, वो आप देखेंगे तो वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं बाहर जा रहे हैं। कितनी कंपनियां हिंदुस्तान, 4 से 6 हजार कंपनियां हिंदुस्तानी जो हैं वो सिंगापुर, दुबई, यहां तक कि ग्रीस और टर्की में भी जाके रजिस्टर कर रही हैं। कहां से आ रहा है पैसा? आपको मालूम है कहां जा रहा है पैसा? उन कंट्रीज में जा रहा है जहां पे कि इनको लगता है कि ज्यादा स्टेबल रहेगा पैसा, और ये हिंदुस्तान से हमारे हिंदुस्तानी लोग ही जाके बाहर बस रहे हैं। एक स्कीम्स हैं वेरियस की कंट्रीज में कि 1 मिलियन या 5 मिलियन डॉलर दीजिए तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। आप देखिए कितने हजारों लोगों ने ये रेजिडेंसी खरीद ली है। ये पैसा का आपको मालूम है कहां जा रहा है? दूसरी तरफ पैसा जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो बड़े उद्योगपति जिस तरह जिन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हजारों करोड़ के ले रखे हैं, अंबानी और अडानी, जिन नाम लेने से फायदा नहीं है, बिकॉज कोई भी हो सकता है वहां पे, उनके पास पैसा जा रहा है। और सो ऑब्वियसली अपर लेयर के पास पैसा ज्यादा है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में आपको दिखाई देता है, और हिंदुस्तान के बाहर पैसा ज्यादा है। आप ये देखिए हिंदुस्तान कितने बाहर ट्रैवल कर रहे हैं आजकल, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, और कितने स्विस बैंक अकाउंट्स हैं आजकल, तो सब सामने आ रहा है पैसा कहां जा रहा है। पर मैं आचार्य जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप बता रहे हैं कि हमारे देश की कंपनियां भी बाहर पैसे भेज रही हैं, हमारे देश के लोग भी बाहर सेटल हो रहे हैं, पर देश के संदर्भ में एक वर्ग ये तर्क देता है कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना घटाया गया है सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है, इसलिए देश का पैसा देश में ही रहेगा। क्या नहीं रह रहा?
एक हिमांशु जी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक हमने पोल्स भी किए हैं इस पे। जी हर 100 आदमियों से बात करिए, उसमें से आपको 80 आदमी ऐसे कहेंगे कि भैया मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए तो बहुत खुश हुआ है। जी उन ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड नहीं चलता है तो फ्रांस, स्वीडन, ग्रीस, टर्की भी जाने को तैयार है। यहां तक कि मैंने लोग देखे हैं जो कि इंडोनेशिया भी जाने को तैयार हैं, ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली जाते ही हैं। तो आप 100 में से 80 लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि भाई यहां नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे। तो एक हमारे यहाँ एक मेंटालिटी इस प्रकार की बन गई है, क्योंकि एक तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जी लेट अस पुट इट दिस वे, 50-70 साल में अगर आप 1950-52 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखें, उसमें वेरी क्लियर था कि 1972 तक हमारी पॉपुलेशन 70 करोड़ पे स्टेबलाइज हो, 70 करोड़ या 68 करोड़ पे स्टेबलाइज हो जाएगी और 100% लिटरेसी होगी। हमारी दुगनी हो गई है। तो आप ये देखिए कि उतने ही पैसे में ग्रीस में आपको 6 बेडरूम हाउस मिल जाएगा जो यहाँ पे आपको बॉम्बे में 2 बेडरूम मिलेगा। कहाँ रहना चाहेगा आदमी? ग्रीस में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा? टर्की में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा? सारथी आचार्य ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये एक क्लास के संदर्भ में सवाल है। इस देश में 80% आबादी तो वो है कि जिस जमीन पर है उसमें ही जिंदा रह जाए तो वो अपने आप को ईश्वर का काफ़ी कृपालु मानते हैं कि ईश्वर ने उस पर कृपा कर रखी है कि उसे आज रात की रोटी नसीब हो गई है। मैं कुलतर्क सिंह अडवाल जी आपके पास में लौटकर फिर से बात करना चाहता हूं और आपसे जमीनी स्थिति जानना चाहता हूं। आप ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय है, आम आदमी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। ये जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम आपको देते हैं, चाहे वो अपने सामान का परिवहन कराते हैं, चाहे अपने राशन को आपसे मंगवाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? थोड़ा उनकी जमीनी स्थिति को आप हमसे साझा कर सकते हैं? आपकी तकलीफ तो अपनी जगह है, जो आपके उपभोक्ता है, जो आपके क्लाइंट हैं, उनकी क्या स्थिति है? जैसे कि हम जानते हैं कि देश की इकोनॉमी है, जो जैसे हमारे ट्रक्स की पहिया घूमता पता चलता है कितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है जी। तो इस समय जो हालात चल रहे हैं, इस समय सभी लोग परेशान हैं जी। सभी व्यापारी वर्ग भी परेशान है और दूसरी तरफ किसान भी परेशान है और आम लोग भी परेशान है। जैसे कि बेरोजगारी पहले से बढ़ी है, वेतन कम हुए हैं और महंगाई बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो कम बढ़ा है, उसका रीजन एक है कि जैसे कि 40% की कम से कम डीजल में बढ़ोतरी है 1 साल के अंदर जी। लेकिन जो लोगों पे बोझ बढ़ा है 15 से 20% बढ़ा है, उसको ज्यादा बेयर ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे जैसे कि 40% जो देश की लागत है तेल की ट्रांसपोर्टर यूज करते हैं, उसके बाद किसान आ जाते हैं, 20% वो यूज करते हैं, बाकी इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री पे भी इस चीज का इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ रहा है, किसानों पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आम लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है और ट्रांसपोर्टर में तो सबसे ज्यादा पड़ी है क्योंकि 70% हमारी ऑपरेशन कॉस्ट ये है। तो मेरे कहने का मतलब है आज हमारी गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं और जब हमको माल की कोशिश, जैसे कि दिवाली के सीजन पे ना माल बहुत मिलता था पहले गाड़ी को, ट्रकों को, तो हमारे ट्रक को हमें ये उम्मीद होती थी कि पूरे साल हमने काम नहीं किया तो लेकिन दिवाली के आसपास हम अपनी गाड़ियां चला के पीछे का कर्जा उतार देंगे। लेकिन इस बार दिवाली भी फीकी नजर आ रही है, चाहे वो फल फ्रूट पे ले लो, चाहे हमारा श्रीनगर जो गाड़ियां चलती थी या इधर में हिमाचल में सेब पे चलती थी वो भी बहुत कम है, फ्रूट भी कम है। उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी भी हो गई है, बारिश की वजह से सब्जियां भी खराब हो गई हैं और इस टाइम सब्जियों की भी शॉर्टेज है और फ्रूट की भी शॉर्टेज है, सभी चीजों की महंगाई बढ़ी है, सभी चीजों की महंगाई बढ़ी है। कुलतर्क जी, एक सवाल आम नागरिक होने के नाते, ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष से मेरा सवाल नहीं है, पहले सिलेंडर का दाम अगर 10 रुपए बढ़ता था ना, देश ठहर जाता था। पेट्रोल डीजल पे अगर 1 रुपया दाम बढ़ जाए तो लोग सड़क पर उतर जाते थे। आज की खबर है कि पिछले 1 साल में 28 रुपए प्रति लीटर डीजल और 36 रुपए प्रति लीटर की करीब पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, पर फिर भी कहीं ऐसी आवाज सड़क से आती सुनाई नहीं देती। क्या सारथी आचार्य जी की, मेरी, संजय गुप्ता जी की चिंताएं गैर वाजिब हैं? लोग इतने परेशान हैं नहीं जितना हम इस कार्यक्रम में बखान कर रहे हैं या आप भी कह रहे हैं। लोगों के पास पैसा ठीक ठाक है, इसीलिए आवाज निकल नहीं रही, या कुछ और है? नहीं, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ। पहले किसी जमाने में 4-5 साल पहले जब दूसरी ऑपोजिशन पार्टी होती थी, अगर 25-50 पैसे बढ़ जाए तो हाहाकार मच जाता था, 1 रुपया बढ़ जाए हाहाकार मच जाता था। लेकिन आज पोजीशन ये हो गई है कि लोग शोर शोर मचा के खत्म हो चुके हैं, अब उनमें शक्ति भी नहीं शोर मचाने की, उनके अंदर पैसा नहीं, उनके पास उनके अंदर ताकत ही रह गई है। अब वो बस जैसे होता है ना कि स्लो पॉइजन, धीरे 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 आदमी खत्म होते जा रहे हैं। तो हमारे ट्रेड में भी यही हालात चल रहे हैं कि हमारा ट्रेड छोड़ के लोग सभी बाहर जा रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री भाग रहा है,
बच्चे दूसरे काम करने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहने का मतलब कि लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो आएगा ऐसा पटाखा बोलेगा कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स है ये लोगों के ऊपर, इसलिए इसका असर तो 100% आएगा और आने वाला भविष्य बड़ा खराब है। मेरे को लगता है कि दिवाली के हमारे काम बिल्कुल ठप हो जाएंगे, आम लोगों के भी काम ठप हो जाएंगे, क्योंकि एक सीजन होता है दिवाली का, फेस्टिवल सीजन होता है पूरे इंडिया के अंदर। आज वो हालात से अच्छे नहीं है, व्यापारी भी इतना खुश नहीं है और किसानों की हालत तो आपके सामने ही है। बारिश की वजह से उनका बर्बाद हो चुकी है फसल, दूसरे डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो लगातार हर चीज में बढ़ोतरी होने के कारण ये बहुत ही आने वाला समय बड़ा खराब है। सुमेर सिंह सोलंकी जी एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हमारे साथ है। सुमेर जी, आप पूरे पैनल की बातें सुन पा रहे हैं। किसान नाराज है, मजदूर दुखी है, व्यापारी हैरान है। तो कुल मिला के सरकार जिसका काम है लोक कल्याण, जिसका काम है लोकहित, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर कैसे रही है, कैसा कर रही है, जिसमें समाज का कोई वर्ग तो हो जिसके अंदर संतुष्टि हो। जी सुमेर जी। ऐसी कोई बात जिस तरीके से कहा जा रहा है जी, इस तरीके की बातें आई है अभी, ऐसे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जनता के बीच से आवाज आती जी, जनता के बीच से आवाज आती, जनता हमको बोलती। पूरे प्रदेश में और देश भर में घूमना होता है। कल मैं झारखंड में भी था जी, आज मध्य प्रदेश में हूँ, कभी दिल्ली में रहूंगा जी। तो इस प्रकार के विषय नहीं आए। और देखिए, मैंने पहले कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री है जी, और लोक कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है जी। जो विषय लाए जा रहे हैं उन विषयों में कुछ विषय हो सकते हैं जिनको भविष्य में ठीक करने के लिए सरकार के पास चिंता भी है, चिंतित भी है। लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंता कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक के लोक कल्याण की बात हम लोग करते हैं। सोलंकी साहब, मैं बीच में हस्तक्षेप करते हुए आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा तो नहीं लगता जो आपने कहा कि आप लोगों के बीच में जनता के बीच से आवाज आती, जनता के बीच से आवाज इसलिए नहीं आ रही है कि जो आपने राष्ट्रवाद का नगाड़ा बजाया हुआ है, देश को जो आप गढ़ रहे हैं, देश को जो आप बना रहे हैं, इसके चलते लोगों के बीच में आपने ये धारणा बना दी है कि ये दुख, ये तकलीफ अभी बर्दाश्त करो क्योंकि देश संवर रहा है, देश बन रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर, हिंदुस्तान के 135 करोड़ भाइयों और बहनों के मन में जी, राष्ट्रवाद की भावना तो कूट कूट कर भरी होना ही चाहिए, देशभक्ति होना ही चाहिए जी। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और निश्चित रूप से भारत देश की जनता राष्ट्रभक्त जनता है, लेकिन जो बात होना चाहिए वो होती है जी। ऐसा नहीं कि नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश लगातार तरक्की कर रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तरक्की कर रहा है। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हर छोटी से छोटी इकाई तक जी, हर छोटे से छोटे जगह तक, हर अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जो इश्यूज आज चर्चा के दौरान आए हैं उसको लेकर भी सरकार चिंतित है, उसको लेकर भी काम कर रही है सरकार लगातार। और आने वाले समय में आप सब लोग देखेंगे ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से ठीक होगी। माननीय बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी सोलंकी साहब की है। सोलंकी साहब का कहना है कि जो विषय कार्यक्रम के दौरान ध्यान में लाए गए वो विषय संज्ञान में है, उस पर काम चल रहा है, जल्द समाधान निकलेगा। लेकिन सारथी आचार्य साहब, मैं आपके पास में आना चाहता हूं कि वर्ग विभेद बढ़ रहा है, इस पर हमने पिछले चरण में बात की थी। जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास नहीं है। लेकिन क्रांति होने के लिए, विरोध होने के लिए भूखे पेट होना जरूरी होता है, ऐसा इतिहास के पन्नों से पढ़ने पर पता चलता है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन है, इसीलिए 500 रुपये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत व्यवस्था है, जिसके तहत कहीं असंतोष आए नहीं, इतना व्यक्ति के पास रहे कि जिंदा रह पाए, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। ये बात अलग है कि आपके पास में लग्जरी नहीं होगी, आपके पास में कोई बहुत आलीशान स्थितियां नहीं होंगी, लेकिन आप भूख से मर जाए ऐसा कम से कम इस देश में नहीं होगा, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और इसकी कीमत ही इस महंगाई के तौर पर हमें चुकानी पड़ रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सड़क पे लोग आए नहीं है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग बहुत ज्यादा बटे हुए हैं इस वक्त और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। लोगों को आने के लिए एक फोरम चाहिए,
और एक फोरम इतना एक मजबूत चाहिए कि लोग इकट्ठे हो जाएं, जिस प्रकार से किसान के फोरम पे लोग इकट्ठे हो गए हैं कुछ कुछ राज्यों में, जहां डायरेक्टली गेहूं चावल वगैरह की ज्यादा पैदावार होती है। इस प्रकार का कोई फोरम, पॉलिटिकल फोरम हमारे यहाँ है ही नहीं। कांग्रेस ने अपने आप को एक फैमिली पार्टी बना दी है और बाकी सब क्षेत्रीय पार्टी है। तो किस फोरम पे लोग इकट्ठे हुए? 4 लोग इकट्ठे होते हो, कौन नेतृत्व करेगा और कौन कंटिन्यूटी देगा उस बात को? कौन इस चीज की एक फिलॉसफी लिखेगा कि भाई ये हो रहा है, जो गलत हो रहा है इसके बारे में कुछ करो? तो एक असंतुष्टता फैल रही है देश में। और लेट अस पुट इट दिस वे, हम भारत के इतिहास को देखें, हमारे इतिहास में देखिए हम अंग्रेज 200 साल कैसे राज कर गए जी, बांट के राज कर रहे हैं। और कौन राज कर रहे थे? हिंदुस्तानी राज कर रहे थे ना, सिपाही भी हिंदुस्तानी थे, फौजी भी हिंदुस्तानी थे जी। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख अंग्रेजों से ज्यादा हिंदुस्तान में कभी भी नहीं थे, जबकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो थी उस जमाने में 20, 25, 30 करोड़ थी। द पॉइंट इज, आप बांट के इस प्रकार से रखिए कि कोई ऑल्टरनेटिव फोरम नहीं हो, कोई लीडरशिप नहीं हो, तो आप राज करते रहिए, लोगों को मरने मत दीजिए भूख से। तो आप सच कह रहे हैं, लोग, दुनिया चलती रहेगी इसी प्रकार से। सो एक बहुत जरूरी है कि मोदी जी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं माना नहीं करूंगा ऐसे, लेकिन एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की बहुत जरूरत है, जो कि एक ऑपोजिशन मुद्दों के बेसिस पे लोगों को इकट्ठा करे और सरकार से कहे कि भाई ये गलत है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सारथी आचार्य जी की। आचार्य जी का मानना है कि जो विषय संज्ञान में लेते हुए तुरंत ध्यान में और एक्शन में आने चाहिए, उसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि नेतृत्वहीनता का संकट है। और इसके लिए मैं जानना चाहता हूं संजय गुप्ता जी आपके पास, क्या इस देश में आम आदमी के दुख तकलीफ को लड़ने का ठेका केवल राजनीतिक दलों के पास रहेगा? ये जितने सामाजिक या व्यापारिक संगठन हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है कि वह आम आदमी की तकलीफ को सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचा सके? आपके इतने बड़े बड़े संगठन हैं, क्यों वो दुख या तकलीफ सरकार तक पहुंचा पाने में नाकाम है? विपक्ष कमजोर है जैसा सारथी आचार्य जी ने कहा, पर इस देश में केवल राजनीतिक दल ही तो अस्तित्व में नहीं है समाज के बीच। देखिए, ये बहुत घबराने वाली और बहुत चिंता वाली बात है कि लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं जी। ये लोकतंत्र के लिए भी, ये सरकार के लिए भी और ये समाज के लिए भी, सबके लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है जी। मैं अगर एक संगठन के रूप में इस बात का जवाब दूं, तो मैं व्यापारिक संगठन होने के नाते कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़े हुए थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हम लोगों को निराश किया। अब हम लोग 2-3 तरीके से जूझ रहे हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे निकट के लोग हैं जी। दूसरी समस्या जो अभी आपने बताई कि राष्ट्रवाद और देश वाली बात बताई, कहीं ना कहीं ये भावना भी साथ में जुड़ी रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ये सरकार बदलने वाली सरकार है। ये सरकार कहीं ना कहीं जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जो लोग कुछ सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको किसी न किसी रूप में गलत तरीके से उस पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी इस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, तो विपक्ष का समर्थन किसी भी ऐसे संस्था को या किसी भी प्रदर्शन करने वाले को नहीं मिल पाएगा। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर सरकार जल्दी ही नहीं चेती, इस विषय को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, तो धीमे धीमे जिन जिन स्टेट्स में सरकारें हैं, उनमें वोट के माध्यम से सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संजय गुप्ता जी इसे बड़ी चिंता की बात बता रहे कि लोग नाराज हैं पर सड़क पर नहीं आ रहे हैं, उसके तमाम कारण उन्होंने बताए। लेकिन मैं सुमेर जी आपसे आखिरी दौर की बातचीत के लिए रुक कर रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, तमाम कारण संजय गुप्ता जी ने बताए, कुछ कारण सारथी आचार्य जी से हमने साझा किए। क्या एक बड़ा कारण यह नहीं है कि अभी भी इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है कि ये व्यक्ति जिसने वादे किए थे, ये व्यक्ति जिसने एक खुशहाल जीवन का सपना हमें दिखाया था, ये व्यक्ति जिसने देश में आमूल चूल बदलाव का वायदा किया था, वो इसे कर गुजरेगा? क्या ये भरोसा अब आपको एक बोझ का एहसास नहीं कराता कि लोगों ने कितना भरोसा किया है, कितना विश्वास किया है, कितनी उम्मीद बांधी है, और अब जिस दौर से गुजर रहे हैं वो विश्वास खतरे में है, वो भरोसा खतरे में है। इसलिए इस पर ध्यान देने की
और आम आदमी को राहत पहुंचाने की तुरंत जरूरत है। क्या इस सत्य से सुमेर सिंह सोलंकी जैसा बुद्धिजीवी इंकार करेगा? देखिए, अभी संजय जी की बात मैंने बहुत गंभीरता से सुनी थी जी। और आचार्य जी की बात भी सुनी मैंने। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। और आपने देखा है कि कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया है, दुनिया में कहीं और जगह भी ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप बता दीजिए मुझे। जी। 100 करोड़ टीकाकरण अगर दुनिया के किसी और देश ने लगा दिए हो सबने मिलके, तो वो बता दीजिए आप मुझे। 80 करोड़ जनता को राशन दिया गया, निःशुल्क वितरण देश भर में, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बता दीजिए मुझे। पीपी किट जो इस देश में कभी बनते नहीं थे, वो पर्याप्त मात्रा में बनाए गए, वो भी इस बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया भर को, दुनिया के 75-80 से अधिक देशों को टीकाकरण के लिए दवाइयां भिजवाई। हमने कोविड काल में दूसरे देशों को भी मदद करी और भारत देश में भी व्यवस्था जुटाई। ये भी एक बड़ा उदाहरण है। कोविड के दौरान हमने ऑक्सीजन प्लांट अभी स्थापित किए हैं और पहले से भी किए हैं। ये व्यवस्थाएं भी बड़ी मात्रा में की गई है। प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, उज्ज्वला योजना की बात करूं, ये करोड़ों की संख्या में निरंतर निर्बाध गति से दिए जा रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। गरीबों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाखों गांवों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये भी इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किए थे। 60 साल की कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार के काम नहीं किए थे। एक आपदा, एक प्राकृतिक आपदा इस देश में आई और उस आपदा की तरफ हमारा ध्यान गया और उसको भी पूरी तरीके से भारत की जनता के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और निश्चित रूप से उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सबका साथ रहा है, सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब तक इस देश में नेतृत्व कर रहे हैं तब तक हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो कुल मिला के सोलंकी जी इस बात के साथ में है कि हर व्यक्ति के विश्वास और विकास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, वो काम चल रहा है। लेकिन माननीय सोलंकी साहब, पूरा पैनल एक राय है कि आपके विश्वास, आपके संकल्प और आपके विश्वास के बीच महंगाई के मार से आम भारतीय करा रहा है। उसे आपसे राहत की उम्मीद है। आप सत्ता में हैं, आपके नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस महंगाई से निजात दिलाएं। क्या आप इस जिम्मेदारी से निजात दिलाएंगे? इसके संदर्भ में देशवासियों को इंतजार है। देखें, आपकी तरफ से कोई पहल और आपकी सरकार की तरफ से कोई पहल होती है और जनता को नित्य नए दामों के साथ जो रूबरू होना पड़ता है, इससे निजात मिलती है। इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन संजीदा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महंगाई मनुष्य जीवन के अंदर एक त्रासदी बनकर हमेशा से विद्यमान रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस महंगाई ने अपना स्वरूप बहुत विकराल किया हुआ है। इसीलिए समाधान के संदर्भ में उम्मीद सरकार से है। क्या सरकार ये उम्मीद कर पाएगी? ये देखने का इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन समय है अब आज के शेर का। तो हमारा शेर आज का ये कहता है, क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए यहाँ, कि क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए यहाँ, किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे। नियाज हुसैन लखवेरा ने महंगाई की तकलीफ को इन शब्दों में बयान किया कि यह आपकी अपनी तकलीफ है। शेर को सुनिए, समझिए और फिर उत्तर खोजिए। लेकिन मुझे अब इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।